डन? आ रही आवाज? नहीं आ रही? आ रही है ना पक्का? उसे सोनू से बोलना पानी लेके आएगा. हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसेट लेक्चर. अभी आज का टॉपिक है हमारा रेशियो प्रोपोर्शन. सो अब टिल शायद कितनी 8 9 10 क्लासें हो चुकी होंगी अप्रॉक्स. ये शीट के अकॉर्डिंग नहीं है, कुछ कुछ क्लासेस में शीट नहीं मिली ना, तो अप्रॉक्स अच्छा एक्स्ट्रा तो शायद 9 या 10 अप्रॉक्स जितनी भी क्लासें हुई हैं. सो आज का हमने अभी तक 2 टॉपिक खत्म कर लिए हैं. वी हैव कम्प्लीटली फिनिश 2 टॉपिक्स, नंबर सिस्टम एंड परसेंटेजेस. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. निर्मल, या स्विच ऑफ द फैन, वो फिर कैमरे में डिस्टर्बेंस होता है. ओके, सो वी हैव अप टिल कंप्लीटेड नंबर सिस्टम एंड परसेंटेजेस. नंबर सिस्टम के हमने 21 के 21 कॉन्सेप्ट कर लिए. परसेंटेजेस हमने कल फिनिश कर लिया है पूरा. उसमें जो भी 180 कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीसेट है उसमें परसेंटेजेस का सारा कंप्लीट हो चुका है. परसेंटेजेस में जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो इन जनरल दूसरे टॉपिक से मिक्सअप होके बनते हैं कि दूसरे किसी एवरेज के साथ मिल गया, रेशियो प्रोपोर्शन के साथ मिल गया. तो आज हम थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन. नंबर सिस्टम, परसेंटेजेस एंड रेशियो प्रोपोर्शन, दीज आर द मेन पिलर्स ऑफ अर्थमेटिक. अर्थमेटिक अगर पूरा टिका हुआ है तो इनके बेसिस पर ही टिका हुआ है, बिकॉज दीज आर द कॉन्सेप्ट्स विच गॉट इन्वॉल्व्ड इन multiple dimensional concepts and they form a majority of questions in any competitive paper or either in the CSET. So ratio proportion start करते हैं. फर्स्ट बिल्कुल हम बेसिक से समझेंगे क्या होता है. 180 कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीडीएफ में रेशियो प्रोपोर्शन का जितना भी बाइफर्केशन दे रखा है उसी बाइफर्केशन से वी आर गोइंग टू स्टडी रेशियो प्रोपोर्शन कि कितना कितना हमें टाइम देना है, कैसे देना है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. रेशियो प्रोपोर्शन बाय वर्तमान जैन. दिस इज द क्लास 1 ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन. ओके, रेशियोज क्या होते हैं? What are ratios? जब परसेंटेज हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि सर परसेंटेज का जो इनॉग्रेशन हुआ था वो इसलिए हुआ था कि यार अगर हमारे पास कुछ नहीं दे रखा तो एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है परसेंटेज, कि अगर सर 10% दे रखा है तो उसका मतलब हुआ 1/10. 10 का 1 हिस्सा. 20% दे रखा है तो सर ये हुआ कितना हुआ? 20% बताओ कितना होता है? 1/5. सर इसका क्या मतलब हुआ? 5 का 1 हिस्सा 20% है. ये हमने ऑलरेडी सब पढ़ लिया. सर इसमें सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है कि हम अपने आप में रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं. बट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या होता है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी रिलेशंस ही फाइंड आउट होते हैं. बट इसमें क्या होता है सर, अब ये सेल्फ रेगुलेटिंग नहीं होती, ये इन कोऑर्डिनेशन चलती है, इन कोऑर्डिनेशन विद अदर. मतलब अगर मुझे रेशियोज लिखना है तो ये लिखा जाएगा A/B is 3/2. कभी भी सिर्फ ये नहीं लिखा जाएगा कि A is 4. अगर ऐसे लिख दिया तो ये अकेले में कुछ भी नहीं होता, इसका सिंगल एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है. हमेशा जो भी रेशियोज होंगे, रेशियोज या तो 1 होगा या फिर ऐसा होगा A/B/C, 2/3/5. अब 3 हो गए. फिर हो सकता है A/B/C/D/E. ये क्या हुआ सर? 2/3/4/5/6. ये क्या हुआ? 5 हो गए. सो रेशियोज ऑलवेज गोइंग टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद अदर. जैसे हमने को प्राइम नंबर्स पढ़े थे, तो को प्राइम नंबर में क्या होता है सर? पेयर बनता है. 2 नंबर का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का, 5 का, 6 का. रेशियोज भी किसी ना किसी के साथ चलते हैं. रेशियोज एक ऑलरेडी एक मैरिड कपल है. अब यहाँ पे मैरिड कपल 2 भी हो सकते हैं. ये अगर यूएस का ट्रेडिशन है तो 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, तो रेशियोज किसी ना किसी के साथ चलते हैं. सर बट रेशियोज डिफाइन क्या करते हैं? रेशियोज बताते क्या है? रेशियोज ये बताता है, रेशो अगर ये 2 बंदे हैं, मुकेश और सोनू, अब ये बोल रहे हैं कि यार मेरे पास 1000 रुपये. मुकेश बोला है मेरे पास 1000 रुपये, सोनू बोल रहा है मेरे पास 2000 रुपये. ठीक है, अब ये उनके पास मेन अमाउंट है, अमाउंट कि यार उन दोनों के पास, एक के पास 1000 रुपये, एक के पास 2000 रुपये. अगर मुझे इसी चीज को रेशियोज में लिखना हुआ कि आई वांट टू फाइंड व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट विद
m एंड s, तो क्या होगा कि सर ये ही हुआ, m और s को ऐसे लिख लो, एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लो, और सर ये हुआ 1000 और ये हुआ सर 2000, ठीक है। अब रेशो की एक अहमियत होती है कि उसको सबसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा करो, रेशो जितना इजीली कन्वर्ट हो सकता है उसे उतना छोटा बना दो। सर ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, तो m और s का रेशो क्या है सर 1:2। मतलब इस 1:2 का क्या मतलब है, अभी हम रेशो ऐसे लिखते हैं, जो दो बीच में गोले बनाते हैं हम और ऐसे लिखते हैं, ये डिफाइन क्या करता है, दिस सिंबल डिफाइन कि जो भी पार्टीज हैं, चाहे वो इधर एक है, इधर एक है, इधर 4 है, इधर 5 है, दे आर इन रेशो और इन रिलेटिविटी, दे आर इन रिलेटिविटी। मतलब सर हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, मुझे उनका रिलेशन पता है बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, आई नो द रिलेशन बट आई डोंट नो द फिगर। वापस एक ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट आ गया, आई नो द रिलेशन बट आई डोंट नो द फिगर। तो रिलेशन से ही फिगर पे जाना है ब्रिज को यूज करते हुए, सेम चीज। अब इनका रेशो कितना आया, m और s का 1:2 रेशो आया। अब सर इसी में 1:2 लिख लो, या तो सर हम ऐसे लिख सकते हैं 1x रेशो 2x, या तो 1:2 लिख लो। रेशो को बोलते कैसे, प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इस 2 में 1:2, तो ठीक है। तो सर m:2x या तो 1:2 लिख लो, या 1x रेशो 2x। ये क्यों, x क्यों इंट्रोड्यूस करा, तुमने याद है जब हमने एलसीएम मॉडल्स पढ़े थे तो मैंने k इंट्रोड्यूस करवाया था जनरल फॉर्म में, कराया था कि सर वहां पे 1 से मल्टीप्लाई कर लो, उस k के बदले 2 से कर लो, 3 से कर लो, 10 से कर लो, 15 से कर लो, व्हाटएवर सूट्स यू। यहाँ पे भी सर मुकेश और इसका सोनू का जो अमाउंट है, मुझे अमाउंट नहीं पता, मुझे रेशो पता है कि 1:2 है। तो अगर मुझे ये बोल दिया जाए कि x की वैल्यू 100 रुपए है, तो सर अब मैं अमाउंट बता सकता हूँ 1 × 100 और 2 × 100, तो सर ये हुआ उसके पास 100 रुपए और उसके पास 200 रुपए। ऐसे ही अगर मैं इसकी वैल्यू 1000 कर दूंगा तो मैं अमाउंट भी बता सकता हूँ। तो अल्टीमेटली हमारा पूरा गेम किस पे चलता है कि सर ये x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। अगर x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो ये जो ब्रिज है जहाँ पे यहाँ पे रेशो खड़ा है और यहाँ रियल फिगर खड़ी है, तो ये बीच का जो गैप है ये x है। मुझे अगर इसमें x की वैल्यू मिल गई तो मैं एक्चुअल फिगर पे चला जाऊंगा। यही होता है बस रेशोज में और कुछ नहीं चलता कि सर रेशोज में कनेक्टिविटी चलती है, कनेक्टिविटी। अब सर जैसे ये दे रखा है, 2 है, वापिस एक बंदे का नाम है A और एक बंदे का नाम है B, ठीक है। अब ये बोला है कि सर मेरे पास ये रेशो में हम दोनों के पास रुपीज है, 2:3 में हम दोनों के पास रुपीज है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं इन दोनों के पास जो टोटल रुपीज है, टोटल रुपीज विद A एंड B आर 500, टोटल रुपीज विद A एंड B आर 500। तो इसका क्या मतलब हुआ सर कि सर ये तो रेशो है। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि सर आपने लिखा ये 2x और 3x है, कि मतलब सर दो चीजों को मिला के वो कितना बन रहा है, 500 बन रहा है, ठीक है। मतलब सर A के पास भी कुछ पैसा है, B के पास भी कुछ पैसा है। कितना पैसा है सर, A के पास 2x है, B के पास 3x है, टोटल कितना हुआ सर 5x। जो मेरे अकॉर्डिंग 5x है, ये रहा ब्रिज का मेरा पोर्शन और ये रहा ब्रिज का असली क्वेश्चन का पोर्शन। सर जो मेरे अकॉर्डिंग 5x है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 500 है। जो मेरे अकॉर्डिंग 5x है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है सर, 500 है। तो सर यहाँ पे 5x = 500, सर x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। अब यहाँ पे ये x लिखने का क्या फायदा हुआ, अभी मैं 2:3 के हिसाब से कर देता डायरेक्ट, तो सर पता चल जाता कि 2:3 से मैं ओरली कर सकता हूँ तब जब मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, वरना उससे पहले तो अपना x लेके करते हैं, ये x से कोई वेरिएबल लेके। इसका क्या मतलब हुआ सर, x की वैल्यू 100 आई, मतलब यहाँ पे अगर मैं 2 से 100 की मल्टीप्लाई करा दूं और यहाँ पे मैं 3 से 100 की मल्टीप्लाई करा दूं, तो सर ये तो बन गया 200 और ये बन गया 300। मतलब सर जो A के पास असली अमाउंट है, असली वो है 200, B के पास जो असली अमाउंट है वो कितना है 300। तो क्या हुआ, मैंने एक रिलेशन निकाला, क्वेश्चन ने मुझे एक इक्वेशन दे रखी है कॉम्प्लेक्स बना के कि दोनों के पास जो पैसा है वो 500 रुपए है, दोनों के पास पैसा 500 रुपए है। A के पास उस 500 का 2 हिस्सा है, B के पास उस 500 का 3 हिस्सा है। तो भाई साहब 2x + 3x = ये हो गया। तो ये रेशोज ऐसे सॉल्व होते हैं कि रेशोज का क्या मेन रीजन होता है, रिलेटिविटी होता है, रिलेटिविटी से मेन फैक्ट पे जाना, रिलेटिविटी से मेन फैक्ट पे जाना, बस इतना ही है।
अब सर हर चीज रिलेटिविटी पे क्यों चल रही है? सर फिजिक्स में थ्योरम रिलेटिविटी पे चलती है, मैथ्स में आपने दो कॉन्सेप्ट बताए, परसेंटेजेस और रेशो, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी रिलेशंस पर ही चल रहे हैं। ऐसा क्या है, मतलब क्यों? जो भी हमारी दुनिया या ब्रह्मांड, जो भी हमारी चीज बन रखी है, वो हाइपोथेसिस पे चल रही है। तुम बोलो कि व्हाट इज गैलेक्सी, व्हाट इज मिल्की वे, तो सर कोई एक हाइपोथेसिस था, साइंटिस्ट गए उसे प्रूव करने के लिए, तो या तो वो प्रूव हुआ या कुछ और मिला, तो जो मिला वो नया सच बन गया। तो हम क्या होता है, अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने पर लगे हुए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन क्या चलती है कि सर एक हाइपोथेसिस है, केमिस्ट्री लैब में बैठ के उसको प्रूव करा जा रहा है। मैं फिजिक्स लैब में बैठ के एक हाइपोथेसिस होता है कि सर ग्रेविटी है, उसे प्रूव करा जा रहा है, सब कुछ है। मैथ्स भी इसी बेसिस पर चलता है कि कुछ हाइपोथेसिस मानना पड़ेगा जिसकी वजह से हम आंसर निकाल सकें, कुछ हाइपोथेसिस तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा, सोच अजम्पशन करना पड़ेगा। तो वो अजम्पशन का नाम है रिलेटिविटी, रिलेशंस, कि सर रिलेशंस है, रिलेटिविटी है, 2x by 3x, आंसर आ गया। अब सर यहाँ पे अगर 500 नहीं होता, अब यहाँ पे 2000 है, अब क्या करेंगे बताओ? ये पूरा मैं एक बार अब कर देता हूँ। अब यहाँ पे 2000 है, अब क्या करेंगे? क्या करें बताओ? ये रहा सर मैं, और ये रहा ब्रिज, 2x plus 3x दोनों का मिला के कितना हुआ सर? 5x। ये 5x है मेरा, और असली कितना है? 2000। तो क्या हुआ सर? 5x इक्वल्स टू 2000। x की वैल्यू कितनी आई सर? 400 आई। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 इंटू 400 और 3 इंटू 400। तो सर मेरा अमाउंट कितना आया? ये 800, और ये मेरा अमाउंट कितना आया? 1200। आ गया चीज समझ में कि सर उस पर डिपेंड नहीं करता। चलो अब इसी चीज को और देखो, एक बार आप नोट डाउन करते रहो, मतलब थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करते रहो, क्या आएगा, ठीक है? इतना समझ में आया एक बार? अब बाई चांस यहाँ पे ये दे रखा है, द मनी दैट ए हैज इज 1000 rupees। देखो अब क्या हुआ? बताओ अब क्या करना है? सर जो मनी है ए के पास वो कितना है? 1000 रुपीज। सर जो ए के पास मनी एक्चुअल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ब्रिज का ये हिस्सा, इसमें ए की असली वैल्यू क्या है? 1000 रुपीज। और सर 1000 रुपीज, सर ये जो ब्रिज का ये हिस्सा है जो मेरा है, मेरा अजम्पशन का क्रिएट करा हुआ हिस्सा है, इसमें ए की वैल्यू क्या है? 2x। दोनों ए की वैल्यू है तो दोनों इक्वल होंगी। तो सर क्या हुआ? 2x इज इक्वल्स टू 1000, x इज इक्वल्स टू 500। इसका क्या मतलब हुआ कि सर ये जो असली में वैल्यू है ऊपर 1000 है, तो सर जब x की वैल्यू 500 आ गई तो नीचे कितना हुआ? 3 इंटू 500 इज इक्वल्स टू 1500। तो b की वैल्यू कितनी आ गई सर? 1500। तो मुझे a का और b का रिलेशन समझ में आया कि सर रिलेशन से मतलब क्या हुआ कि a अगर 2 है तो b 3 होगा, a अगर 20 है तो b 30 होगा, a अगर 4 है तो b 6 होगा, क्योंकि इन सबको स्मॉलेस्ट काट के 2/3 बन रहा है, स्मॉलेस्ट काट के 2/3 बन रहा है, स्मॉलेस्ट काट के 2/3 ही बन रहा है, राइट? ठीक है सर, बेसिक रेशियो का समझ में आ गया? ठीक है सर, हमने बिल्कुल बेसिक रेशियो पढ़ लिया। चलो एक ये चीज देखो सर, आपने एक जगह लिख रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है a/b इज इक्वल्स टू 2/3 दे रखा है, a/b इज इक्वल्स टू 2/3। उसी क्वेश्चन ने सर एक और चीज दे रखी है, b/c इज इक्वल्स टू 3/4। अब मुझसे ये पूछा जाता है, अब मुझसे ये पूछा जा रहा है टोटल अमाउंट दैट a plus b plus c has 400 रुपीज, ये मुझे दे रखा है, ठीक है? अब मुझे ये बताना है कि a के पास सर कितना पैसा है, b के पास कितना पैसा है और c के पास कितना पैसा है, ठीक है?
सर अब कैसे करेंगे? अब सर आपने हमेशा एक बार ये बताया था क्वेश्चन में कि अगर वेरिएबल एक है क्वेश्चन में तो उसका एक ही असली वैल्यू होगी, दो वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती। तो सर आपके अकॉर्डिंग तो a बाय बी की वैल्यू क्या है? 2/3। एक बीच में से लाइन खींच लो, जब भी रेशो को लिखो ना तो ऐसे ऊपर नीचे करके लिखा करो, थोड़ा इजी रहता है। सर b बाय सी की वैल्यू कितनी है? 3/4। इसका क्या मतलब हुआ सर? दो अलग अलग वैल्यू कैसे है? अगर मैं a और b का रिलेशन देख रहा हूं तो अगर a के पास 2 रुपए है तो b के पास 3 रुपए है, a के पास 200 रुपए है तो b के पास 300 रुपए है। सर इफ आई एम सीइंग अ रिलेशन बिटवीन b एंड c, if b has 300 rupees then c has 400 rupees, if b has 600 rupees then c has 800 rupees। सर ये इन दोनों का रिलेशन है, ये इन दोनों का रिलेशन है, बट सर मुझे एक कंबाइंड रिलेशन बताना पड़ेगा। मतलब सर मुझे एक वो रिलेशन बताना पड़ेगा कि जो ये बोलेगा a रेशो b रेशो c। सर मुझे एक कंबाइंड रिलेशन ये बताना पड़ेगा, a रेशो b रेशो c। तो अब क्या करें सर? जो भी कॉमन होता है ना, यहाँ पे b है और यहाँ पे b है, b कॉमन है सर, वी टेक एलसीएम ऑफ कॉमन। कॉमन कितना है सर? b है। यहाँ पे ओ सॉरी अच्छा सॉरी यहाँ पे वैल्यू 3 ही है, ठीक है। यहाँ पे अभी लेने की जरूरत ही नहीं क्योंकि दोनों 3 ही है। अगर यहाँ पे चेंज होता तो होता। तो सर अब ये ऑलरेडी क्या बन गया? 2:3:4, 2:3:4 बन गया, ठीक है। अब टोटल अमाउंट जो a और b, a प्लस b प्लस c के पास है 400 रुपए, बट मेरे अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट कितना है सर? 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल्स टू सर 9x है मेरे अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे सर? ब्रिज के एक तरफ तो 9x खड़ा है और ब्रिज के दूसरी तरफ क्या खड़ा है? 400 रुपीज। तो हम क्या करेंगे? 9x इज इक्वल्स टू 400 और x की वैल्यू आ जाएगी और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इनके इंडिविजुअल अमाउंट निकाल देंगे। आ रहा है समझ में कि सर कैसे होता है? अब सर इसी को थोड़ा सा रेनोवेट करते हैं, इसी को थोड़ा सा रेनोवेट करते हैं अभी। अब बताओ चलो, और क्वेश्चन सेम है, बस रेशियोज चेंज हो गए। सर क्या करेंगे? a अपॉन b इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 3x। सर b अपॉन c इज इक्वल्स टू 5x अपॉन 6x। बट सर क्या 3 और 5 सेम है? मुझे b को इक्वल बनाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? एलसीएम ऑफ b कॉमन वैल्यूज, राइट। राइट, ठीक है सर। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 50। मतलब सर अगर मैं इसे 15 बना दूं और इसको भी 15 बना दूं तो मेरा इक्वल हो जाएगा। बट ये 15 कैसे बनेगा? मुझे 3x को 15x बनाना है और यहाँ पे 5x को 15x बनाना है, तो कैसे होगा? 3 इंटू 3 में क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि वो 15 बन जाए? 5। तो सर जब नीचे 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना बना? 10x। सर यहाँ पे 5x को 15x बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करा है? 3 से। सर नीचे भी 3 से करना पड़ेगा, तो ये कितना हुआ? 18x। तो अगर सर अब मैं देखता हूँ a रेशो b रेशो c, तो ये तो हुआ 10x, ये हुआ 15x और ये हुआ 18x हुआ। अब क्या हुआ सर? टोटल x कितना आया हमारे पास? सर टोटल कितना है हमारे अकॉर्डिंग? हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 10 प्लस 15 प्लस 18 है, कितना हुआ? 43x है सर टोटल। जो हमारे अकॉर्डिंग 43 है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्वेश्चन को 430 कर लो, अभी थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंकि कितना है? 430। तो x की वैल्यू कितनी आई? 10। इसका मतलब क्या हुआ सर? a के पास कितना पैसा था? यहाँ पे सर जहाँ जो x है उसके बदले जो x की वैल्यू है वो रख के मल्टीप्लाई कर दो। मतलब सर क्या करना पड़ेगा? आप भी बता दीजिए एक बार ये। a is to b is to c, 10 into 10, 15 into 10 और सर 18 into 10 कितना हुआ सर? 100, 150 और 180। टोटल कितना हुआ? आ गया सर। तो मेरे पास 430 अमाउंट था, मेरे को रेशियोज दे रखे थे। अब मैंने एक और चीज सीख ली कि सर अगर दो रेशियोज दे रखे होते हैं तो उनको इक्वल करा जाता है।
रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होगा कि अगर ए रेशो बी दे रखा है, बी रेशो सी दे रखा है, सी रेशो डी दे रखा है, अलग अलग दे रखे हैं, तो इनको एक जोन में बनाना पड़ता है। अब बट सर क्या हमेशा मल्टीप्लाई करके ही एक जोन में बनता है क्या, कि हमेशा हमें एलसीएम लेके एक जोन में बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अभी देखते हैं हम एक जोन में और कैसा बनता है। ठीक है, ध्यान से देखो, ए रेशो बी इज 2:3, बी रेशो सी इज 7:4 और सी रेशो डी इज 5:6। अब देखो सर ये क्या है, आपने बोला कि ए और बी एक तरफ तो 2:3 है, बी और सी 7:4 है और सी और डी 5:7 है। पर सर आपने बोला था कि एक वेरिएबल की एक ही वैल्यू होती है, यहाँ पे बी की वैल्यू 3 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 7 है, इक्वल करना पड़ेगा। सर यहाँ पे सी की वैल्यू 4 है बट यहाँ पे सी की वैल्यू 5 है, इसे भी इक्वल करना पड़ेगा। बट सर ये थोड़ा सा लंबा है, इसे इक्वल करते कैसे हैं? देखो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। और डी, ये 4 बंदे हैं, इस कॉन्सेप्ट का नाम नहीं नेबरिंग कॉन्सेप्ट होता है। नेबरिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? पहले लिख लो, ए रेशो बी कितना है सर? 2:3 लिख लिया। पहला रेशो पहली लाइन में, दूसरा रेशो दूसरी लाइन में। रेशो किस किस का है सर? बी और सी का है, तो बी के नीचे ये आया 7, फिर आया ये 4 आया। तीसरा रेशो सर तीसरी लाइन में क्या है? सी रेशो डी 5:6। समझ में आ रहा है अभी क्या चल रहा है? 2:3, 7:4, 5:6। अगर जैसे यहाँ पे डी रेशो ए और होता तो एक और लाइन खींचते, डी वहां लिखते और ए इसके नीचे लिखते। समझ में आया? अब सर इसे कैसे करें? मुझे कंप्लीट इक्वेशन बनानी है, तो कुछ नहीं होता, जो भी ब्लैंक स्पेसेस हैं, ये ब्लैंक है स्पेस, ये स्पेस ब्लैंक है, 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 ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जो भी इसके नियर बाय है, इसके बिल्कुल बाजू वाला, इसके बिल्कुल बाजू वाला स्ट्रेट लाइन में, मतलब कॉलम वाइज नहीं, लो वाइज, इधर से, तो सर उसको लिख लो। इसके बाजू में क्या है सर? 3। अब सर इसके बाजू में क्या है? 3। सर इसके बाजू में क्या है, मतलब इसका नेबर क्या है? 4। सर अब बताओ इसका नेबर क्या है? फिर इसका नेबर क्या है? इसका नेबर क्या है? 7। हो गया। अब सर कुछ नहीं करना, ए इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 7 14, 14 5 जा 14 5 जा 70, 7 3 जा 21, 21 5 जा 4 3 जा 12, 12 5 जा 3 4 जा 12 और 12 6 जा। ठीक है, सो दीज आर माय फाइनल रेशोज। बट सर क्या ये भी फाइनली है क्या? अब एक और चीज सीखो सर, ये भी क्या फाइनली है क्या? क्या? नहीं नहीं नहीं, मन से कुछ नहीं होता, ये एलसीएम ही है। इस ये भी अप्रोच भी एलसीएम अप्रोच ही है, बस इसको प्रेजेंट करने का अलग तरीका है। कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट ही रहेगा ना, कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करने का अलग तरीका है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि कोई भी एक डिश बनाई, अब वो डिश को कुछ भी नाम से सर्व कर दो, डिश तो डिश ही है, बट कॉन्सेप्ट करने का तरीका, प्रेजेंट करने का, द डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर और इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट। सर अब ये कितना हुआ? अब मुझे बोला जाए, मैं एक बार ये रब कर रहा हूँ, ऊपर की फिगर रब कर रहा हूँ, ठीक है सर। अगर मुझसे अभी बोला जाए कि ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी कितना है, तो मैं आराम से बता दूंगा कि 70 रेशो 105 रेशो 60 रेशो 72 आ गया। ये रहा कॉमन रेशोज आ गए। अब सर अगर ये किसी से कट रहे हैं तो उन्हें काट दो, नहीं कट रहे तो नहीं मत काटो। मुझे दिख रहा है कि ये किसी से कट रहे हैं क्या? बताओ, सोचो किसी से कट रहे हैं क्या? नहीं। 5 से नहीं, 6 से नहीं, नहीं कट रहे किसी से, तो सर यही फाइनल रेशो, दिस इज द फाइनल रेशो ऑफ A:B:C:D। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि ये थोड़ा हैवी भी था कि 4 वेरिएबल्स हैं और 4 के आपने रेशोज कैसे निकाले। ठीक है, आया समझ में?
लोएस्ट फॉर्म में ले आओ या नहीं भी लाओ, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, बट मोस्टली लोएस्ट फॉर्म में लाया जाता है। आया समझ में ये? ठीक है। हाँ नीचे है, कल ले लेना, कल मतलब सॉरी आज ही लेना, बट बाद में लेना अभी। चलो नेक्स्ट, ये चीज समझ में आया। अब एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं रेशो का। अच्छा, मेरे पास दो वेरिएबल्स, मेरे पास दो बंदे हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। आई हैव टू पीपल, एक का इंडिविजुअल नाम है ए एंड इंडिविजुअल नाम है बी। एक इक्वेशन फॉर्म हुई हुई है, क्वेश्चन ने मुझे एक इक्वेशन दे रखी है 2a इज इक्वल्स टू 3b, 2a इज इक्वल्स टू 3b दे रखी है। अब ये जो इक्वेशन देने का तरीका होता है ना, इसका क्या मतलब होता है कि सर ये रेशो में ही गिवन है बट प्रेजेंटेशन अलग है सर, ये रेशोज ही, बट क्या है सर, प्रेजेंटेशन कैसे हो रखी है, इक्वल्स टू की फॉर्म में हो रखी है, प्रेजेंटेशन हो रखी है इक्वल्स टू की फॉर्म में। ठीक है, तो इन्हें पर्टिकुलर जैसे हम लिखते हैं a बाई बी की रेशो a बाई बी या a इज टू बी की फॉर्म में कैसे लिखें, जो यहाँ की टर्म है उसे नीचे ले जाओ, ये तो ये तो हो गया 3/2, और जो b की टर्म है उसे a के नीचे ले जाओ। मतलब सर a अपॉन बी इज इक्वल्स टू कितना हुआ 3/2। मतलब सर a अगर 3 है तो b कितना है 2, a अगर 6 है तो b कितना है 4, a अगर 30 है तो b कितना है 20। आया समझ में कि सर कोई भी इक्वल्स टू की टर्म में तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो कॉमन मिस्टेक, सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, वो क्या बोलेंगे सर a रेशो b, a के बाजू में 2 है और b के बाजू में 3 है तो 2/3 रेशो हो गया a बाई b का, और यही गलत है, यही पे सबसे बड़ी गलती होती है। 2a इक्वल्स टू 3b है तो किसी एक को नीचे लेके आ जाओ और उसको दूसरे से ले जाओ, तो a बाई b कितना बना सर 3:2 बना। ठीक है, आई ये चीज समझ में। अब सर ये चीज दे रखा है 3a इज इक्वल्स टू 5b इज इक्वल्स टू 6c। अब भी सर मुझे a इज टू b इज टू c बनाना है। ठीक है सर, इनमें मैं एक साथ नहीं चलता, वापस दो दो के पेड़ लेके ही चलता हूँ। मैं एक बार इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और एक बार तरीका भी करेंगे। सर अगर मैं पहले इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो क्या होगा सर, b नीचे आ गया और 3 इधर चला गया, तो सर a अपॉन b इज इक्वल्स टू 5/3। ठीक है सर, अब सर मैं एक बार इन दोनों को ले रहा हूँ, तो b इधर आ गया और c इधर चला गया, तो सर b इधर आ गया तो क्या हुआ c/b इज इक्वल्स टू 5/6। ठीक है, ये आया सर। सर अब एक बात बताओ, b यहाँ पे 3 है और b यहाँ पे 6 है, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं सर, एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है सर? 6 ही एलसीएम होता है 3 और 6 का, तो इसको 6 बनाना पड़ेगा। 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना जरूरी है? तो सर 2 a by b is equals to 5/3 into 2 into 2 is equals to 10/6। a और b का कितना हुआ 10/6 और c और b का कितना हुआ 5/6। तो सर a रेशो b रेशो c कितना हुआ 10:6:5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं कि सर ये फाइनल रेशो आ गया। अब सर एक और, क्या मुझे जब ऐसी इक्वेशन आए तो मुझे इसी तरीके से करना है क्या एक और कोई तरीका हो सकता है क्या? और कोई तरीका है क्या? है, एक बहुत इजी तरीका है, ये पहले अपने में नोट डाउन करो, नोट दिस डाउन, इसे बिल्कुल ऐसे कंप्लीट, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। नोट दिस डाउन। ठीक है, वापस मैं एक बार इसे रब कर रहा हूं, नोट डाउन हो गया ये, आई एम रबिंग दिस। सर क्या करना होता है, 3a इज इक्वल्स टू 5b इज इक्वल्स टू 6c, 3a इज इक्वल्स टू 5b इज इक्वल्स टू 6c।
देखो कैसे होता है शॉर्ट ट्रिक, देखो इधर सर यहाँ पे लिखो A रेशो B रेशो C, लिख लिया, A रेशो B रेशो C लिखो। सर अगर अब हमें A निकालना है, A निकालना है, B निकालना है, C निकालना है। सर अब हमें A निकालना है तो क्या करेंगे, जो A वाली फिगर है इसके ऊपर रख लो हाथ, इसको हाइड कर लो। हाँ लो भाई, मिटाना नहीं था ये ना। तो जो दोनों फिगर बची है ना, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लो 30, लिखा। अब B निकालना है तो B वाली फिगर के ऊपर हाथ रख लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 3। अब C वाली फिगर पे हाथ रख लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ 15। ये कितना था यहाँ पे 15, ठीक है। इसको शॉर्ट करो, कितना होगा, कितना हुआ 3 से जा रहा है तीनों, तो 10 रेशो 6 रेशो 5, क्या यही नहीं आ रहा था, आ रहा था। देखो नहीं, इसे लिखो कि क्या करते हैं कि सर जो A की वैल्यू है, A के ऊपर हाथ रखा, बाकी बचे हुए को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ऐसे वापस बता देता हूँ, अगर A को लिखना है तो A की ही वैल्यू पे हाथ रख लो और बाकी बच्चों की मल्टीप्लाई कर दो। B को लिखना है तो सर B की वैल्यू पे हाथ रख लो, बाकी बच्चों पे मल्टीप्लाई कर दो। C को लिखना है, C की वैल्यू पे हाथ रख लो, इनको मल्टीप्लाई करके ये कर दो। सेम 3 की मल्टीप्लाई ना, इक्वल्स टू में वैल्यू ओनली, दिस कॉन्सेप्ट अप्लाइज ओनली व्हेन दे आर इन इक्वल्स टू फॉर्म। हाँ हाँ, इक्वल्स टू फॉर्म में देख, जब भी इक्वल्स टू फॉर्म में होगा ना 100% क्वेश्चन में रेशो जरूर निकलवाएगा, 100%। इफ दिस इज एन इक्वल्स टू फॉर्म, then the examiner will going to ask you to make that in the form of a ratio, in the form of ratio, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इस मेथड से करके बताओ मुझे। you would have got this sheet in your e-filing section, so मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे फिर भी लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है 2a is equals to 3b is equals to 4c, a रेशो b रेशो c बताओ कितना होगा। करो, इसी मेथड से करना है, ये दुपकाने वाले मेथड से। क्वेश्चन नंबर 5th, हुआ? ठीक है, हो गया ना। अब एक बार करो क्वेश्चन नंबर 4th, करो खुद। क्वेश्चन नंबर 4th देखो, क्वेश्चन नंबर 4th डायरेक्ट एग्जांपल है रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेजेस के मिक्स का। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस जहां परसेंटेज लिखी है वहां फ्रैक्शन लिख दो और कुछ नहीं करना। हो गया। 50% ऑफ x इज इक्वल्स टू 30% ऑफ y, 50% ऑफ x इज इक्वल्स टू 30% ऑफ y, राइट। 1/2 ऑफ x इज इक्वल्स टू 3/10y। हुआ? क्या करेंगे अब? x अपॉन y इज इक्वल्स टू 2 को ऊपर ले गए, 3 इंटू 2/10, x अपॉन y इज इक्वल्स टू 6/10 या 3/, ठीक है। सिंपल सॉल्यूशन हो गया। चलो
पे आओ एक बार, देखो ये क्या है, उसको पहले सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो और मुझे इसका आंसर दो. गिव मी द आंसर ऑफ दिस. इफ A, B are in the ratio of 2:3, then give me the answer of this. 2A plus 3B upon 2A minus B. 2A plus 3B upon 2A minus B. कितना आया? 13 आ रहा है. एक बार सबको निकालने दो. निकालो जल्दी. इतना क्या टाइम लग रहा है भाई? अगर सर ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं सर, जल्दी जल्दी में जो A और B की वैल्यू है वही उधर पुट कर देते हैं. पुटिंग द वैल्यू ऑफ A and B in this. तो करके देखते हैं सर. 2 into 2 plus 3 into 3 upon 2 into 2 minus 3. 4 plus 9 upon 4 minus 3. 13 by 1 is equals to 30. ठीक है. देखो कहाँ गलती हुई है, जिसका भी गलत आ रहा है. और क्या रखेंगे? कौन फ्रैक्शन है? A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 3 है. ये क्या लिखा है? A रेशो B इज इक्वल्स टू 2:3. यही तो लिखा है. ठीक है. आया समझ में कि सर हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं. अब इसी चीज में मुझे तुम्हें एक ट्रैप सिखाना है कि क्या होता है कि सर जब भी रेशोज होते हैं तो क्या 2:3 होता है या फिर ये 2x/3x होता है? होता तो सर 2x/3x है. वेरिएबल तो होता ही है वहां पे सर, क्योंकि रिलेशन है. बट हम इग्नोर करके चलते हैं. इग्नोर क्यों करते हैं? क्योंकि सर हमें पता है ऊपर नीचे कट जाएगा तो नॉर्मल वैल्यू ले लो, 2 और 3 ले लो. ठीक है. इस क्वेश्चन को समझ में आया? आंसर भी निकाल लिया. ठीक है सर. अब इमेजिन करो, अब मैं ये चेंज कर रहा हूँ. 2A plus 3B अपॉन 2A स्क्वायर माइनस B. 2A plus 3B अपॉन 2A स्क्वायर माइनस B. ठीक है. अब इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा. इसको सॉल्व करो पेन पेपर से. सॉल्व दिस. 2A plus 3B अपॉन 2A स्क्वायर माइनस B. अगर ये क्लियरली नहीं दिख रहा. 2A plus 3B अपॉन 2A स्क्वायर माइनस B. ये लिखा है. हाँ, वैल्यूज आर सेम. वैल्यूज आर दिस. देखो निकालो एक बार क्या करेंगे. इसका जो आंसर होगा वो होगा सर कैन नॉट बी फाइंड आउट. क्यों सर? सर रेशियो प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा है, हमने 2:3 लिख रखा है. 2:3. तो मैं जब बच्चे जल्दी जल्दी करते हैं तो क्या करते हैं सर? 2:3 2 और 3 रख दिया. कायदे में वो सिर्फ 2 और 3 नहीं होता, वो 2x है और 3x है. बट हमने x को इग्नोर क्यों करा? क्योंकि सर सारे ऊपर जो पावर है वो 1 है, नीचे जो वेरिएबल की पावर है वो 1 है. तो x अपने आप कट जाएगा. अगर मैं यहाँ पे x लेके करता हूँ तो ये तो हुआ 4x प्लस ये कितना हुआ 9x. नीचे कितना हुआ 2a 4x माइनस 3x. कितना हुआ सर 13x अपॉन x. x से x कटा सर 13 बन गया. बट सर जब मैं इसमें करूंगा, जब मैं ये सॉल्व करूंगा तो जहाँ ये a स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा सर? a की वैल्यू कितना है 2x. तो ये बनेगा सर 4x स्क्वायर. इट कन्वर्टेड इनटू अ 4x स्क्वायर. तो मैं ऊपर x है और नीचे x स्क्वायर है. मैं जितना भी सॉल्व करूंगा सर एक x से एक x कटेगा बट नीचे एक x रह जाएगा. इसलिए आंसर कैन नॉट बी फाइंड आउट. अब बच्चे गलती क्या करेंगे कि सर 2 और 3 लेके डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे और जो आंसर तुम निकालोगे वो ऑप्शन में होगा भी.
तो रेशो का एक बहुत बेसिक चीज समझो, बिल्कुल जो रेशो का मेन फिगर बनती है, कैसे बनती है सर, x यहाँ पे 2:3, 2x/3x, x हमेशा होता है, x हमेशा होता है, x दुपक के चलता है, हाइड आउट होके चलता है। हम उसको कब प्राइम में लाएंगे, कब हम एक्सप्लिसिटली x लिखेंगे, जब सर पहले पावर अलग अलग हो, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे पावर अलग अलग है। अभी तो जैसे a की पावर भी 1 है, a की पावर भी 1 है, b की पावर भी 1 है, b की पावर भी 1 है, तो मैंने x हटा दिया। अगर सर यहाँ पे a की पावर 1 है और नीचे a की पावर 2 थी, तो मुझे x लाना पड़ा, बिकॉज उसकी वजह से मेरा सही आंसर आया कि कैन नॉट बी फाइंड आउट। तो पहला कंडीशन, अगर ऊपर नीचे पावर सेम है तो मैं उसे नॉर्मल 2 3 लिख सकता हूँ, x मुझे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं। अब दूसरी जगह जहाँ पे हमेशा रेशो को x के फॉर्म में लिखा जाएगा, 2x 3x लिखा जाएगा, 6x 7x लिखा जाएगा, वो कब होगा, जब सर एक इक्वेशन में, एक क्वेश्चन में आपको रेशो भी दे रखे हैं और एक एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, एक एक्चुअल, एक मेन वैल्यू दे रखी है। रेशोस ब्रिज का एक पार्ट है, एक्चुअल वैल्यू ब्रिज का दूसरा पार्ट है। वहां से यहाँ पे जाने में हमें x की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, उस वेरिएबल की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो इसलिए उन क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि 2+3 या 2:3। मैं तो जैसे हम सॉल्व करते हैं तो हम डायरेक्ट लिख के कर देंगे, क्योंकि हमें प्रैक्टिस है, हमारे वो दिमाग में x दिमाग में चल रहा है, चाहे मैं पेन पेपर पे नहीं लिख रहा, लेकिन मेरे माइंड में चल रहा है वो। तो अभी तुम लोग स्टार्टिंग में, तो तुम्हें लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि देयर इज एन x देयर, जो हम मिस आउट नहीं कर सकते। सर एक बार इस टाइप का क्वेश्चन बता दो करके कि क्या बोल रहे हो। मैं क्यों बनाऊंगा जब इतना सिंपल हो रहा है, तो ये नहीं, तो यही तो मैं बता रहा हूँ, रेशोस की फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में। अभी जो आंसर आएगा, अच्छा जो ये आंसर आएगा, क्या वो आंसर 13 ही है या कोई 13 का मल्टीपल होगा? 13 ही बचेगा, 13 ही बचेगा। क्यों बचेगा सर? क्योंकि ऑलरेडी एक्स कट रहा है, जो भी आप मल्टीप्लाई करके लाओगे वो कटता चला जाएगा। ये क्वेश्चन करो, अब देखो, और इसमें मुझे बताओ, do this question over the board and do tell me if we are going to introduce in ratio here x or not। हम नॉर्मल क्या लिखेंगे? Write down this question and solve this। क्लास कोई नहीं, मैं भी बाद में बात करूंगा, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में बात करता हूँ। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 5। यहाँ पे जो 5 है ये स्टैटिक वैल्यू है, एक फाइनल वैल्यू मुझे क्वेश्चन ने दे रखी है, ठीक है सर, फाइनल वैल्यू दे रखी है, तो मतलब सर मैं रेशियोज में x इंक्लूड करूंगा। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स आर 7:2। मेरे पास दो नंबर है a और b, एक तो है 7 और एक है 2। अभी सर जब मेन वैल्यू दे रखी है तो मैं यहाँ पे इसे लिखूंगा 7x/2x। सर मेरे पास दो है वैल्यू और मुझे ये बोलना चाह रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 7x - 2x = 5। मुझे क्वेश्चन ने दे रखा है डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज, 5x = 5, x = 5/5 = 1। तो सर जो मेरे असली नंबर हुए वो क्या हुए सर? a और b 7x और 2x थे, तो x की वैल्यू 1 है सर, तो 7 × 1 और 2 × 1, तो 7 हुआ और 2 हुआ, ये दोनों हुए। क्या पूछा है सर? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, 7 × 2 = 14 इज माई आंसर। यहाँ पे क्या समझे सर कि सर अगर कोई मुझे एक स्टैटिक फाइनल वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है और वहां पे रेशियोज भी दे रखे हैं,
तो आई विल गोइंग टू टेक इन द फॉर्म ऑफ एक्स। जब मैं बहुत ज्यादा प्रो हो जाऊंगा या जब मुझे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तब तुम एक्स छोड़ते हुए चलना, तब तुम्हें खुद तुम्हारे माइंड को पता होगा कि यार क्या मतलब है, 7 और 2 और 5 पूछा है तो 7 में से 2 गए, 5 और 5 तो ऑलरेडी नंबर 7 और 2 ही है। ठीक है, आया समझ में? चलो नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से। चलो अब एक चीज देखें और आगे चले। अब देखो अगर मेरे पास कोई वैल्यू है 9x + 7x लिखा है मैंने, ठीक है, और मैं बोलता हूं सर कि मैं सेम नंबर से ऊपर नीचे ऐड कर देता हूं। ध्यान से सुनना अब तुम मैं क्या बोल रहा हूं। चलो पहले मैं बोल रहा हूं 9x रेशो 7x है, पहले मैं बोल रहा हूं मल्टीप्लाई। मैं सर सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर वो नंबर 2 है तो 9x × 2 और 7x × 2, मैं सर सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरा जो आंसर होगा वो 9x और 7x ही होगा। आंसर गोइंग टू बी सेम, क्यों? क्योंकि सर 2 से 2 तो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो अगर रेशोज के साथ कोई भी सेम नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई ऑफ सेम नंबर, तो सर रेशो जो है वो ही रहेगा, जो है वो ही रहेगा। ठीक है, बट सर यहाँ पे एक चीज हो जाती है, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडिशन या सब्सट्रैक्शन, अगर मैं सर रेशोज के साथ 9x/7x है, मैं इसमें 2 को ऐड कर देता हूँ, +2 और +2, तो सर अब क्या रेशो वापस 9x और 7x ही रहेगा क्या? नहीं, अब रेशो चेंज हो गया, अब रेशो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ऐसी एज इट इज सर यहाँ पे आप लिखो 9x - 2 और 7x - 2, तो वापस रेशो 9x/7x होगा? नहीं, रेशो चेंज हो गया। ठीक है, रेशो चेंज हो जाता है। इसके बेसिस पे ही हम अपना रेशो का फर्स्ट प्रॉब्लम आज पढ़ने वाले हैं। लिखो, उस प्रॉब्लम को लिखो एक बार। अब हम मेन रेशोज के क्वेश्चंस पे आ रहे हैं कि रेशोज के क्वेश्चंस होते क्या है। अभी हमने सीख लिया सारा रेशो, जो हमने सीखा है रेशो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दीज आर द फाइनल, बिल्कुल ऐसे। क्वेश्चन लिखो, द रेशो ऑफ टू नंबर, द रेशो ऑफ टू नंबर इज 1:2, द रेशो ऑफ टू नंबर इज 1:2, फुल स्टॉप। If 7 is added, if 7 is added in both numbers, if 7 is added in both numbers, then ratio becomes 3:5. If 7 is added in both numbers, then ratio becomes 3:5. Full stop. Find the product of the numbers. अब क्या हुआ यहाँ पे, अब बोलो। देखो अब एक बार ये क्वेश्चन पहला मैं करा रहा हूँ, फिर उसके बाद तुम करना। एक बार मुझे अब आपको एक बार क्वेश्चन डिक्टेट करना है। क्या है? द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 1:2, देन if 7 is added in both numbers, if 7 is added in both numbers, then ratio becomes 3:5. अब देखो ध्यान से सर, इसमें दो रेशोज की बात हो रही है। एक वो रेशो जो पहले था उसमें कुछ ऐड करा और एक नया रेशो बन गया। अच्छा ध्यान से देखो, क्या इसमें कोई स्टैटिक वैल्यू दे रखी है? हाँ सर 7 है। इसका मतलब सर मुझे रेशोज x और y की फॉर्म में लेने पड़ेंगे। अगर सर मैं पहले रेशोज को 1x और 2x ले रहा हूँ, दो नंबर है a और b, सर वो 1x और 2x थे तो मैंने लिख लिया a/b = 1x और 2x। इसमें सर क्या ऐड हुआ? सर ऊपर भी 7 ऐड हुआ और नीचे भी 7 ऐड हुआ। अब जाके सर ये क्या बन गए? 3/5 बन गए। अब देखो ये भी जो लिया जाएगा ना वो कायदे में 3y/5y लिया जाएगा। देखो ध्यान से अब एक चीज सुन लेना, पहले रेशोज x के टर्म में थे, बट उन रेशोज के साथ मैंने कुछ गेम खेला तो वो नए रेशोज बन गए। वो जो नया रेशो होगा ना तो वो सेम x नहीं रहा,
वो नया रेशो ऑलरेडी एक दूसरा वेरिएबल कंसिडर करना पड़ेगा, वो y हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 1x + 7 2x + 7 = 3y/5y, ये है। मुझे यहाँ पे y लिखने की जरूरत है या नहीं? सर जब मैंने ऐसे लिखा है तो ये y से y तो अपने आप कट ही रहा है, मैं क्यों क्वेश्चन को भारी बनाऊं? y से y कट रहा है तो अब बस इसे सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे होता है? 5 उधर चला जाएगा, 5 1x + 7 = ये इधर आ जाएगा 3 2x + 7 5x + 7 5 जा 35 6x + 7 3 जा 21। x की वैल्यू कितनी आई? 14। इसका क्या मतलब हुआ सर? सर जो पहले नंबर थे, जो ओरिजिनल नंबर थे, वो कितने हुए सर? 1 × 14 और 2 × 14, ये 14 हुआ एंड दिस इज 28. So what was my original number? What was my original numbers? What are my original numbers? 14 and 28. 14 and 28. ठीक है? चलो एक और तरीका बताओ इसे करने का, थोड़ा सा जल्दी जल्दी। नहीं, अगर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर्स तो 14 और 28 सर। पूछता है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल नंबर्स 14 × 28। मुझे पूछे व्हाट आर द न्यू नंबर्स, न्यू नंबर क्या होगा? 14 में 7 को ऐड करना पड़ेगा और 28 में 7 को ऐड करना पड़ेगा, फिर जाके वो नए नंबर बनेंगे। मुझे पूछ ले व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ न्यू नंबर्स, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ न्यू नंबर्स, तो कितना होगा? 14 + 7 21 और 28 + 7 35, तो 14 × 35, हाँ सॉरी 21 × 35। ठीक है, ऐसे। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और डिफरेंट मेथड बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं सर, और इजीली कैसे होता है ये क्वेश्चन। अभी तो ये बिल्कुल बेसिक है, तो मैं अपने दिमाग में ये अप्रोच तो रखनी है, यही बेस बनने वाला है सबका कि ऐसे ऐसे करना है। फिर भी एक देखो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हैं। अब इधर से ध्यान से देखो सर, ए और बी था, वो 1:2 के रेशो में था। अभी एक्स वाई सब भूल जाओ, 1:2 में था। सर मैंने 7 ऐड करा तो ये 3 बन गया, मैंने सर 7 ऐड करा तो ये 5 बन गया। सर अगर एक चीज ऐसी होती कि 1 से 3 में कितने का फर्क है और 2 से 5 में कितने का फर्क है? 3 का। अगर सर ये 2 ही का ही दोनों में फर्क आ रहा होता तो इसका मतलब मैं समझ जाता कि 2 की ही वैल्यू 7 है, 2 की ही वैल्यू 7 है, कि एक नंबर 2 से बढ़ा वो 7 बढ़ा है, तो सर 2 की वैल्यू 7 है। बट सर एक तो 2 से बढ़ रहा है और दूसरा 3 से बढ़ रहा है, तो मैं ये नहीं बता सकता कि उस किसकी वैल्यू 7 है। तो इसमें क्या करते हैं हम? इसमें कुछ नहीं करते, जो इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, क्या करेंगे? एसओपी होता है, शॉर्ट मेथड होता है इसको सॉल्व करने का। क्या होता है सर, दोनों के डिफरेंस ले लिए, जो इसका डिफरेंस है उसकी मल्टीप्लाई करा दो ऊपर वाले दोनों नंबर से, और सर जो इसका डिफरेंस है उसकी मल्टीप्लाई करवा दो नीचे वाले दोनों नंबर से। जो इसका डिफरेंस है उसकी मल्टीप्लाई करा दो ऊपर वाले नंबर से, जो उनका डिफरेंस है उसकी मल्टीप्लाई करा दो सर नीचे वाले नंबर से। मतलब अब सर इनका 2 है तो मैं ए और बी कितना बन गया? 2:4। अब सर इन दोनों का डिफरेंस 1 ही है तो ये कितना ही रहा? 3:5 ही रहा। अभी एक एसओपी है, अभी समझ में नहीं आएगा, हो सकता है। हाँ लो चलो कलर कोडिंग कर देता हूँ। जो इन दोनों का डिफरेंस है, जो इन दोनों का डिफरेंस है, ये 2 है, उसकी मल्टीप्लाई करा दो इस नंबर से और उसकी मल्टीप्लाई करा दो इस नंबर से। जो मतलब नीचे वाले के डिफरेंस ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का डिफरेंस ऊपर वाले का
ऊपर वाले का डिफरेंस की मल्टीप्लाई नीचे वाले नंबर से। ठीक है, अभी सर क्या हो रहा है, वो 2 था तो 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 2 4। अब सर ये 3 था, 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 1 5। अब ध्यान से देखो, 2 से 3 में कितने का फर्क है, 4 से 5 में कितने का फर्क है, तो और में फर्क कैसे आ रहा है, 7 ऐड करके आ रहा है। तो सर मेरे हिसाब से 1 की वैल्यू, मेरे हिसाब का जो 1 है उसकी वैल्यू कितनी है असली, 7। जो मेरे हिसाब से 1 है वो 7 है, तो ये जो मेरे हिसाब से 2 है इसकी वैल्यू हुई 14। जो मेरे हिसाब से 4 है उसकी वैल्यू कितनी हुई, 28 हुई। ये रे सर, आया समझ में क्या हो रहा है। बट देखो अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि सर ये क्या क्या बताया, इससे अच्छा तो बेसिक ही था, डायरेक्ट ऐड करके कर दो। बिल्कुल ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बेसिक ही होता है। ये होता है ना, जब ये दिमाग में बैठ जाता है तो ये बहुत शॉर्ट तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। एक बार मैं वापस समझा रहा हूँ इस चीज को, वापस समझ लो एक बार। देखो अभी ये जो डायग्राम भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन गया, एक बार देखो डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, डायग्राम चेंज करते हैं। 1:2 अभी करते हैं, 1:2 और 3:5 है। कुछ नहीं करना, इन दोनों का जो डिफरेंस ऐसे लिख लो। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2, तो सर उसका जो डिफरेंस है वो ऊपर मल्टीप्लाई कराते हैं 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, तो सर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कराता हूँ। अब थोड़ा सा डायग्राम क्लियर हुआ, तो सर कितना हुआ, A:B = 2:4 और ये कन्वर्ट होकर कितना हुआ, 3:5 ही रहेगा। अब सर 2 से 3 में 1 का फर्क, 4 से 5 में 1 का फर्क। हम ये सब सर कर क्यों रहे हैं, जिससे हम दोनों के बीच में सेम वेरिएशंस में आ जाए। कि सर मैंने 7 ही ऐड करा है दोनों तरफ, मैंने यहाँ पे भी 7 ही करा है और मैंने यहाँ पे भी 7 ही करा है। सर अगर मैं 2 से 3 में जाता हूँ, 1 बढ़ रहा है, उस 1 की वैल्यू क्या है, जो मैं 1 कंसिडर कर रहा हूँ, मेरा अजम्पशन का जो 1 है उसकी रियल वैल्यू क्या है, व्हाट इज द रियल वैल्यू ऑफ माई अज्यूम्ड 1, 7। What is the real value of my assumed 1? 7. So if the real value of my 1, if the real value of my 1 is equals to 7, then this is my 2. The real value will be 7 into 2, 14. This is my 4. The real value will be 7 into 4 is equals to 28 is equals to 14. 3, 21, 5, 35. आ गई सारी रियल वैल्यूज निकल के, आ गई। कुछ नहीं करना, इतना कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुम ज्यादा ही बना रहे हो। कुछ नहीं करना सर, अगर ऊपर और नीचे के बीच में, अगर ऊपर और नीचे के बीच में जो डिफरेंस है रेशियोज का वो कांस्टेंट नहीं है, एक तरफ 2 था एक तरफ 3 था, तो मुझे उस डिफरेंस को कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। वो डिफरेंस को कांस्टेंट बनाने के लिए क्या करा, नीचे का जो माइनस था उससे ऊपर मल्टीप्लाई, जो ऊपर का माइनस था उससे नीचे मल्टीप्लाई। अब सर डिफरेंस कांस्टेंट बन गया। डिफरेंस कांस्टेंट बनते ही जो मेरा डिफरेंस आ रहा है, जो मेरे हिसाब से 1 का डिफरेंस आ रहा है, वो क्वेश्चन के हिसाब से 7 का है। बात ही खत्म सर, हो गया क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व। तो जो 2 की वैल्यू थी 2 इंटू 7 14, 3 इंटू 7 21, नीचे ऐसे ही कर दिया। अब सर अगर ये क्वेश्चन ईजी होना चाहिए था तो क्या होता कि, अब देखो अगर ये क्वेश्चन ईजी होता, चलो एक बार नया ले ले। अगर कोई ये है 3:5 एक रेशो है, ठीक है, उसमें मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 और 7 ऐड करा। अब जो मेरा न्यू रेशो बना, वो बना 4:6, ये बना, ठीक है। मतलब अगर मैं इसे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बोलूं, लिखो एक बार क्वेश्चन लिखो, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ही लिखो। द रेशो ऑफ 2 numbers आर, राइट 1 क्वेश्चन डाउन। द रेशो ऑफ 2 numbers आर 3:5. The ratio of 2 numbers are 3:5. Full stop. If 7 is added to both the numbers, then the new ratio is, if 7 is added to both the numbers, then new ratio is 4:6. The new ratio is 4:6. Okay. Now find me the original numbers. अब देखना, अब तुम्हें पता लगेगा कि सर वो मेथड इजी है या ये मेथड इजी है।
देखो 2 नंबर है ए और बी, 3 और 5 है सर। आपने बोला इधर 7 ऐड कराया, इधर 7 ऐड कराया, ये 4 और 6 है। 3 से 4 में 1 का फर्क है सर, 5 से 6 में 1 का फर्क है। तो जो मेरा 1 है, माइन 1, उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 7। तो सर 3 इंटू 7 21 मेन नंबर हुआ, 5 इंटू 7 35 मेन नंबर हुआ। हो गया इजी हुआ। ये जो क्वेश्चन है जो तुमने लिखा है इसके ऊपर लिखो टाइप 1 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं, टाइप 1 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चंस। टाइप 1 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चंस जो तुमने इससे पहले करा था, उसके ऊपर लिखो टाइप 2 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चंस। अरे जिसमें हमने वो सारा डायग्राम बनाया था, ये वाला। टाइप 2 में क्या फर्क था? डिफरेंस उसमें 2 और 3 था, डिफरेंस को इक्वल बनाया गया तो एक स्टेप एक्स्ट्रा जुड़ा। इस टाइप 1 में क्या फर्क है कि सर ऑलरेडी डिफरेंस एक ही है। हाँ बोलो बोलो न्यू। हाँ नहीं अब देखो 3:5 और 4:6 वाला जो हुआ, अभी डिफरेंस यहाँ पे 2 बार यूज हो रहा है। बिल्कुल अपने माइंड को क्लियर करो। पहला जो मैं बोल रहा हूँ डिफरेंस, वो कैसे बोल रहा हूँ सर? 3 से 4 में आने, 3 से 4 अगर आएगा तो 1 का फर्क है, 5 से 6 आएगा तो 1 का फर्क है। सही, ये दोनों 1-1 हो गए और दोनों इधर भी 7 ऐड हो रहा है, इधर भी 7 ऐड हो रहा है, तो दोनों 1 की वैल्यू कितनी हुई 7। तो मैं उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं वो नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं ये नहीं कर रहा कि इसका डिफरेंस 2 है और इसका डिफरेंस 2 है और मल्टीप्लाई करा देंगे। उसकी जरूरत ही नहीं है बेटा। उसकी जरूरत क्यों नहीं है? बिकॉज ये ऑलरेडी दोनों में फर्क 1-1 का है। हमने उस क्वेश्चन में एक मल्टीप्लाई क्यों कराया था? क्योंकि सर उस वाले क्वेश्चन में इधर से ऊपर से नीचे का डिफरेंस एक में 2 था और एक में 3 था। इधर से कहाँ गया? इधर से देखो 1 से 3 में आने में कितना लगेगा? 2 का फर्क है। 2 से 5 में आने के लिए 3 का फर्क है। तो सर इसलिए वो सारा गेम खेला गया कि उनके बीच का फर्क इक्वल हो जाए। चलो अब ये चीज नहीं समझनी, कोई भी बात नहीं है, मत समझो। क्वेश्चंस तुम अपने बेसिक इस तरीके से करो। ये अपने ये नहीं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी ना, उस स्टैंडर्ड फॉर्म से करो। ये सब शॉर्टकट मेथड भी भूल जाओ, अपने उस स्टैंडर्ड फॉर्म से करो। बिल्कुल ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड तब लगते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट्स हैं। ये शॉर्टकट मेथड तब लगते हैं जब सेम नंबर ऐड हो रहा हो। सेम नंबर, अगर तुम्हारे डिफरेंट नंबर ऊपर नीचे ऐड हो रहे हैं तो तुम्हें अपना बेसिक ही पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार चलो दूसरा नंबर और लिखो। दूसरा क्वेश्चन लिखो एक। तो ये जो तुमने सीखा, सीखो मत सीखो, बात एक ही है। राइट डाउन वन क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5। Full stop. If 39 is added to first, the ratio of two numbers is 3:5. If 39 is added to the first and 14 is added to the second, if 39 is added to the first and 14 is added to the second, then the ratio becomes 6:7. The ratio of two numbers is 3:5. Full stop. If 39 is added to the first and 14 is added to the second, then the ratio becomes 6:7. Full stop. What will be the ratio becomes? बस इतना ही करो, चलो फुल स्टॉप लिख लो। अब मुझे बताओ कि what are those numbers? What are those numbers? सॉल्व तुम करना, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ कि क्या है। 3x/5x प्लस 39 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 6y/7y, और ये y से y कट जाएगा। इसे सॉल्व कर लो बस।
देखो x पहला नंबर क्या आया और दूसरा 105, तो x की वैल्यू 21 आई है। हो गया सबसे, कैलकुलेशन ही है, इक्वेशन तो मैंने बना के दे दी तुम्हें। द वैल्यू ऑफ x गोइंग टू बी 21 and the first original number will be 3 into 21 is equals to 63. The second original number will be 5 into 21 is equals to 105. Okay, बस इतना ही सीखना था। Done? Now after completing this question, do the question number 6 of your handout. Do the question number 6 of your handout. Question number 6 of your handout. मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज होगा इन सब में। 25% मोर, तो क्या बना 5/4। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बना 5/4। 25% लेस, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बना 3/4। तो अब a रेशो b और b रेशो c आ गया, और उसको a रेशो b रेशो c बना लो और फिर 817 के उस फॉर्म में डिवाइड कर दो। डिवाइड नहीं हो रहा तो आंसर नन ऑफ दीज होगा। अरे यार अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है नहीं है। 6 का आंसर क्या है? 6 का आंसर तो ए है, तो डिवाइड तो हो रहा है। इतना टाइम कैसे लग रहा है? क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड क्वेश्चन, परसेंटेजेस प्लस रेशियो प्रोपोर्शन, टू कॉन्सेप्ट इन अ सिंगल क्वेश्चन, टू टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन अ सिंगल क्वेश्चन, परसेंटेजेस प्लस R&P, रेशियो ऑन प्रोपोर्शन। ठीक है,
जिसका नहीं हुआ वो इधर देख लो सर। ए गेट्स 25% मोर। सर जैसे 25% मोर लिखता है 5/4 मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन जाता है सर। ए तो ये ए हुआ और ये बी हुआ। अब सर वापस बोल रहा है वो 25% लेस, मल्टीप्लाइंग फैक्टर सर 3/4 बन गया। 3/4 में क्या हुआ, बी गेट्स 25% लेस, तो बी ये हुआ सी ये हुआ। बी दो अलग अलग नहीं हो सकते कभी भी, तो बी को मल्टीप्लाई करना, बी 12 बनेगा बिकॉज 4 और 3 का एलसीएम कितना हुआ सर 12, तो 4 इंटू 3 तो 5 इंटू 3। यहाँ पे क्या हुआ 3 इंटू 4 तो सर 5, 4 इंटू 4, तो ए तो हो गया सर 15, बी कितना हो गया 12 और सी कितना हुआ 16। सर अब ये सारे रेशोज में चल रहे हैं, तो ये 15x 12x और 16x रेशो हो गया। तो सर जो मेरे अकॉर्डिंग 15 प्लस 12 27, 27 प्लस के कितना हुआ 43 आ रहा है। तो सर 43x इज इक्वल्स टू 817 ये क्वेश्चन ने दे रखा है कि इनका जो टोटल निकल के आ रहा है, जो मेरे अकॉर्डिंग टोटल आ रहा है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 817। तो सर x इज इक्वल्स टू कितना आया, कितना आ रहा था 19, x इज इक्वल्स टू सर 19। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, 15 इंटू 19, 12 इंटू 19, 16 इंटू 19, फाइंड द शेयर ऑफ ईच, आ गया सर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अब किसी को कोई डाउट है इसमें तो जस्ट पूछो। अच्छा क्वेश्चन था, परसेंटेजेस भी यूज हुआ और वो भी यूज हुआ। ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन को क्वेश्चन 6 में अगर हमें फ्रैक्शन नहीं आता होता, इफ मुझे फ्रैक्शन का बेसिस नहीं आता होता तो मैं कैसे सॉल्व करता। मतलब सर फ्रैक्शन नहीं आता तो मैं कोई एक नंबर को 100 मानता, फिर मैं उसका 25% बढ़ा के एक नंबर को 125 मानता, फिर उससे मैं एक नंबर घटाता 25% तो कुछ मानता, फिर उनके रेशियोज काट के मैं यहाँ पे लेके आता, तो ऑलरेडी वो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता कि उसमें टाइम लगता। बट ये हमारे सामने बेसिक है जो हमें आता है। मैं जब बोलता हूँ ना कि द क्वेश्चन राउंड 1 के कौन से क्वेश्चन होते हैं, राउंड 1 के ये भी एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये मैं कर ही लूंगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो रही है, उससे फर्क नहीं है। फर्क किससे है सर, द मेन थिंग मैटर्स इज आफ्टर रीडिंग वन टाइप ऑफ क्वेश्चन आई एम कॉन्फिडेंट ओवर माई सेल्फ दैट आई कैन डू दिस क्वेश्चन बिकॉज आई नो द कॉन्सेप्ट। 2 बार सर मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज होना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से रेशो बनना है, जो भी रेशो को ऐड करके आएगा वो एक क्वेश्चन ने वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग रखना है, मेरा आंसर आ जाएगा। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर राउंड 1 क्वेश्चंस। इसे मुझे पता है कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। राउंड 1 भी नहीं तो सर राउंड 2 में तो मैं 100% उठा के इसे सॉल्व करूंगा ही। इसे 1.5 या 2 मिनट में ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। सो बस ऐसे ही हमें सी सेट में क्वेश्चन पकड़ना है। बट जो जनरल बच्चा होगा उसे ये क्वेश्चन भी भारी लगेगा, क्योंकि उसके लिए क्या क्या सर पहले फ्रैक्शंस आनी चाहिए, अजम्पशंस का गेम नहीं इंक्लूड करना, उसे पता होना चाहिए कब एक्स इंट्रोड्यूस करना है कब नहीं करना, उसे ब्रिज सिस्टम पता होना चाहिए कि जो मेरा आया है एज्यूम करके वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है। राइट? चले हम आगे चले। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। I'm reading income of A and B are in the ratio 4:3, comma their expenditure are in the ratio 12:7, full stop. Both saves rupees 3200 at the end of the month. Both saves rupees 3200 at the end of the month, comma then the income of A is.
अब ध्यान से सुनना, हमने परसेंटेजेस में क्या पढ़ा था सर कॉन्सेप्ट? इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। अब सर एक बात बताओ, हमने जो अभी टाइप 1 या टाइप 2 के जो क्वेश्चंस जो जनरली नाम दिया था वो क्या थे कि सर कोई तो एक रेशो है, उसमें कोई स्टैटिक वैल्यू ऐड करी और एक और रेशो बन गया, यही हुआ था। हमने अभी देखोगे पीछे जो टाइप 1 टाइप 2 पढ़ा था वो क्या था कि सर कोई दो नंबर थे 3x/4x, उसमें 7 और 7 ऐड करा तो क्या बना सर, एक नया रेशो बन गया 5/6 बन रहा था क्या? एज इट इज यही टाइप का वो क्वेश्चन नहीं है क्या? एज इट इज यही है। क्यों सर? अगर एक्सपेंडिचर का मैं रेशो यहाँ लिख लूं और उसमें सेविंग ऐड कर दूं ऊपर भी और नीचे भी, तो वो इनकम का रेशो बन जाएगा क्या? अगर मैं बोल दूं, मैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशो लिख रहा हूं, सपोज करो एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है 12, तो सर मैंने ये लिखा 12x/7x, ये एक्सपेंडिचर हो गया। दोनों 3600 सेव कर रहे हैं सर, मैंने यहाँ पे लिखा ऊपर भी लिखा सर 3200 और नीचे भी लिखा सर 3200। तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम सर। तो इनकम का रेशो कितना है सर 4/3। तो सर ये 4y/3y मानूंगा तो y से y कट जाएगा, तो 4/3 हुआ सर। अब इसे सॉल्व कर लो तो तुम्हारा आंसर आ गया, इसे सॉल्व कर लो तो तुम्हारा आंसर आ गया। सॉल्व करो इसे, एज इट इज वही कॉन्सेप्ट है, बस इसको परसेंटेज के फॉर्म में दे दिया। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट था सर इनकम और एक्सपेंडिचर का, उसके फॉर्म में लिख के दे दिया मुझे। हाँ, इनकम कितनी आ रही है? इनकम टोटल कितनी आ रही है? एक की 8000 आ रही है और दूसरे की? हाँ अच्छा, एक ही निकाली है ना। हाँ तो एक ही कितनी आ रही है? 1800। इसमें कोई गड़बड़ हुई है? बताओ क्या आ रहा है, मैं बताता हूँ तुम्हें। x400 है तो बस फिर कितना होगा? x400 है तो नहीं, बिल्कुल ठीक आ रहा है। जो असली इनकम आ रही है वो 8000 आ रही है। 8000 इज द आंसर। नहीं, द इनकम ऑफ ए इज 8000। इनकम जो आ रही है वो 8000 आ रही है। जो तुमने निकाला होगा एक्स करके उसमें 3200 ऐड भी तो करोगे, 3200 तब जाके इनकम आएगी। अब देखो ये 8000 आंसर आ गया। अब ध्यान से सुनो एक चीज कि सर ये जो आपने करा, ये हमने जो मेथड सीखा था उससे हो सकता था क्या? जो आपने मेथड सीखा था उससे हो सकता था क्या? एंड दी एट दी, देखो इसमें जो तुम्हारी एक्स की, जो इसमें तुम्हारी एक्स की वैल्यू आएगी उसको पहले इन नंबर में लिखोगे, फिर 3200 और ऐड करोगे, तब जाके असली इनकम निकलेगी। क्योंकि इनकम निकालनी है, जो मेरा एक्स है वो एक्सपेंडिचर में है, एक्सपेंडिचर से मुझे इनकम तक जाना होगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, सर आपने एक्सपेंडिचर का रेशो बताया 12:7, ये एक्सपेंडिचर का रेशो है। चलो आप सर एक कांस्टेंट ऐड कर रहे हो, सेविंग ऐड कर रहे हो, एक कांस्टेंट। सेविंग कितनी है सर? 3200। ठीक है, अब जो नया रेशो हो गया सर वो कितना हुआ इनकम का? मतलब जो इनकम का रेशो है वो कितना आया? अरे यहाँ पे कितना है? 4:3 सर है। अब जो अगर मैं इसे टाइप 2 वाले क्वेश्चन से देखूं तो सर 12 से 8 जाने में, अभी यहाँ पे चलो बस यहाँ पे लिखो कि कुछ ऐड हुआ है, मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ 3200 ऐड हुआ है। सर 12 से 4 जाने में कितने का फर्क है? 8 का। 7 से 3 जाने में कितने का फर्क है? 5
5 का, सर फर्क मैच नहीं हो रहा, तो फर्क को इक्वल करेंगे। 4 और 3 का डिफरेंस कितना होता है 1, तो मुझे ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा जो कि सेम ही रहेगा। 12 से 7 का डिफरेंस कितना है 5, मुझे सर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 5 से जैसे मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 4 तो बन जाएगा 20 और ये बन जाएगा 15, बन रहा है। सर अब बताओ 12 से 20 8 का डिफरेंस, 7 से 15 8 का डिफरेंस इक्वल हो गया। सर जो मेरे अकॉर्डिंग 8 है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 3200, तो जो मेरे अकॉर्डिंग 1 हुआ वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हुआ 400। तो सर इनकम कितनी है 20 इंटू 400 इज इक्वल्स टू 8000 हुआ। ये टाइप 2 मेथड। सर ये वाला जो मेथड होता है ये कभी यूज होता है, ये जब सेम ऐड हो रहा हो और दोनों का डिफरेंस अलग अलग आ रहा हो। अगर यहाँ पे डिफरेंस दोनों का सेम आ रहा होता, ऑलरेडी सेम आ रहा होता, सेम तो मैंने यहाँ बनाया है अभी, ऑलरेडी सेम आ रहा होता तो वो टाइप 1 था, डायरेक्ट उसके इक्वल 32 रख देते। या तो इससे कर लो या उससे कर लो, कोई भी मेथड से कर लो। समझ में आया? क्वेश्चन वही था कि सर 2 रेशोज हैं और एक ऐड हो रहा है। अच्छा ये जो तुमने सॉल्व करा यहाँ पे, क्या ये इसी तरीके से लिखा जा सकता था या इसको लिखने का और भी तरीका है? ये तो मैंने तुम्हें लिख के दे दिया तो तुमने सॉल्व कर लिया, क्या सर और भी कोई तरीका है लिखने का? बिल्कुल है सर। कैसे? सर मुझे इनकम का रेशो दे रखा है 4:3, तो क्या मैं इस इक्वेशन को ये भी तो लिख सकता हूँ? मैंने इनकम को अब मान लिया x, अब मैंने x किसको माना सर? इनकम को। अगर इनकम में से मैं अपनी सेविंग घटा देता हूँ, इनकम में से मैं अपनी सेविंग माइनस कर देता हूँ, तो सर क्या एक्सपेंडिचर का रेशो नहीं आ गया? क्या एक्सपेंडिचर का रेशो नहीं आ गया? आ गया। तो y से y गया, तो सर ये रहा एक और इक्वेशन। इसे सॉल्व करूंगा तो भी आंसर वही आएगा, x की मतलब तो भी आंसर 8000 ही आएगा। लेकिन क्या हुआ सर, लिखने का तरीका बदल रहे हैं, कुछ भी तरीके से लिख सकते हो। क्या हुआ सर, दीज आर द रेशोज ऑफ इनकम, इफ आई एम सब्ट्रैक्टिंग सेविंग्स फ्रॉम माई इनकम then I am getting the expenditure, and in the form of expenditure I have been giving the ratio of expenditure. In the form of expenditure I have been giving the ratios of expenditure. तो सर वो 12 और ये 7 ये हमने माइनस कर दिया। यहाँ क्या हुआ सर, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। ये क्या हुआ सर, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम। दोनों तरीके से इक्वेशन फॉर्म हो गए। क्या x तो मैं एज्यूम ही नहीं करता कुछ, x मैंने हाइपोथेटिक एज्यूम कर रखा है। x पता है क्या है, 12 में से 20 गया तो ये जो डिफरेंस है ना ये x है, ये भी x है, ये सभी x है, ये इनमें ना सब x है। 400 8x इज इक्वल्स टू 3200 हुआ, x इज इक्वल्स टू 400 हुआ, तो यहाँ सभी x है। 20 इंटू 400 नया इनकम, 15 इंटू 400 b का नया b की इनकम, 400 इंटू 12 ये उसका एक्सपेंडिचर। किसी में भी कर दे, अगर तो यहाँ पे 12 इंटू 400 करता है, 12 इंटू 400 कर और प्लस 3200 कर दे तो भी 8000 ही आएगा। नहीं वो गलत हो जाएगा ना फिर। जो नया है, नया जो निकल के आया है 4:3 नहीं रहा, अब चेंज होके क्या बन गया 20:15 बन गया है अब। ठीक है, ये मेथड को पकड़े रहो, इस मेथड से सारे क्वेश्चन होंगे। ये मेथड को होल्ड करो, दिस विल गोइंग टू क्लियर एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ योर्स। तो रेशियोज अभी तक समझ में आ रहे हैं? रेशियोज में हम बहुत अच्छा आगे आ चुके हैं। एक और रेशियो, एक और क्वेश्चन करते हैं एज इट इज सेम। ठीक है, वापस करो तुम लोग, क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन द क्वेश्चन। द इनकम ऑफ A and B are in the ratio 5:7. The income of A and B are in the ratio 5:7, and their expenses are in the ratio 9:11. Okay, the income of A and B are in the ratio 5:7 and their expenses are in the ratio 9:11. Full stop. If A saves 1200, if A saves 1200 and B saves 2000, if A saves 1200 and B saves B saves 2000,
देन फाइंड द इनकम, फाइंड देयर इनकम, फाइंड बोथ द पीपल इनकम. बहुत सिंपल सा कर लो. इनकम के रेशियोज हैं 5x बाई 7x. 5x में से 1200 घटा दो, 7x में से 2000 घटा दो और इक्वल्स टू 9 बाई 11 रख के सॉल्व कर दो. किसी एक को भी ले लो. अगर एक्सपेंडिचर को ले रहे हो तो उसमें तुम्हें सेविंग ऐड करनी पड़ेगी. अगर तुम इनकम ले रहे हो तो इनकम में से सेविंग माइनस करके दूसरा रेशो बन जाएगा. बेटा क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन सॉल्व करो. लिख दिया मतलब बोल दिया ओरली. डू इट जल्दी. आया आंसर? आ गया? चलो मैं एक बार बताता हूँ कितना आ रहा है. रुको. Income of A is 300. Income of A is 3000 and income of B is 4200. Income of A is 3000 and income of B is 4200. आ रहा है? नहीं आ रहा. मुझे क्वेश्चन बोलो, मैं करके बताता हूँ. इनकम का रेशो कितना है? इनकम का रेशो है 5:7 A और B का. एक्सपेंस कितना है? एक्सपेंस है 9:11 और सेविंग कितना है? ए तो है 1200 और बी है 2000. हाँ जी आपका हुआ. कैसे करें बताओ. सर इनकम को अगर मैं बेस बनाता हूँ, मैंने इनकम को 5x अपॉन 7x. नहीं तो यही तो समझो, आप समझो. देखो जो मेन चीज है यहाँ पे समझने की इस क्वेश्चन में, अगर तुम यहाँ इनकम ले रहे हो, फॉर्मूला तो याद रखो. इनकम में से मैं सेविंग माइनस करूंगा तभी तो जाके एक्सपेंडिचर आएगा. तो तुमने सेविंग ऐड कैसे कर दी? इनकम में से सेविंग माइनस करो. सेविंग इसकी 1200 है और दूसरे वाले की सेविंग है सर 2000 इज इक्वल्स टू 9/11. अब करो आंसर आएगा. और अगर इसको इस बेस पे करना है एक्सपेंडिचर, देख निर्मल, अगर एक्सपेंडिचर का मैं बेस बनाता हूँ 9x/11x, तब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम होता है ना. एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम. तो 9x प्लस 1200 और 11x प्लस 2000 तो आ जाता 5/7. जो तुम बेस बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले के लेके चलो. इनकम को अगर तुम बेस बना रहे हो, इनकम के रेशो को, तो इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर. अगर तुम एक्सपेंडिचर के रेशो को बेस बना रहे हो तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम. रटने की जरूरत नहीं है. देखो यहाँ पे इसलिए होता है कि बच्चे रटते हैं, रटना नहीं है.
क्वेश्चन किसी भी तरीके से हो सकता है, तुम्हें बेस पता होना चाहिए। बेस क्या है सर? इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक है, हुआ? इट्स ओके, हो जाएगा कैलकुलेशन को। समझ में आ रहा है ना? 304200। अब यहाँ पे सोचो, यहाँ पे अभी मैंने जैसे इनकम एक्सपेंडिचर दिया, क्वेश्चन कुछ भी दे देगा, क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए सर? अगर दो रेशो दे रखे हैं और एक स्टैटिक वैल्यू दे रखी है, तो एक रेशो में स्टैटिक वैल्यू ऐड होके दूसरा रेशो बनेगा, या एक रेशो में से स्टैटिक वैल्यू माइनस होके दूसरा रेशो बनेगा। कॉन्सेप्ट समझ गए? अब वो यहाँ पे कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज दे दे कि भाई कुछ बच्चे हैं उन्होंने इतना खाना खाया, इतने नहीं खाया, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी लैंग्वेज दे दे, वो बेस पता है तुम्हें कि सर इफ आई हैव बीन गिवन टू रेशियोज इन अ सिंगल क्वेश्चन, then there must be some static value so that I can connect with those questions. कोई तो static value देगा, बस ऐसे ही होता चला जाता है। अब इसमें बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं, बस ये है कि चलो अभी इधर देखो, तुमने बेस सीख लिया पूरा आज का। अब सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ना कोई स्टैटिक क्वेश्चंस नहीं होते। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के तुमने ये जो चीज सीखी, यही सारी चीज होती है। अब जैसे मैं लिखता हूँ कि सर देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 500 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है सर। बॉयज हैं, उसमें से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है सर? बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। अब सर एक और चीज दे रखा हूँ क्वेश्चन में, there are 2 types of boys and 2 types of girls, and 2 types of girls, one who are coming through auto, and one who are coming by bus, ठीक है। अब देखना, द नंबर ऑफ बॉयज, एक मिनट, अभी रुको, अभी बस इतने पे आओ, चलो इतने पर आओ, यहाँ तक समझो। यहाँ पे पहले मेरे को क्वेश्चन समझाओ अभी क्या हुआ सर। 500 बच्चे हैं, 500 में स्टूडेंट सर बॉयज और गर्ल्स के रेशो में है, क्या है सर? 3:2 का रेशो है। तो मेरे बॉयज कितने हुए, मेरे गर्ल्स कितनी हुई? 200। अब मैं बोल रहा हूँ द नंबर ऑफ बॉयज हु कम बाई ऑटो are 20% of overall students। अब बताओ अब आगे क्या होगा, ये मुझे बताओ एक बार, ध्यान से सुनना। द नंबर ऑफ बॉयज हु कम बाई ऑटो, बॉयज और गर्ल्स अब 2 डिफरेंशिएशन में डिवाइड हो चुका है। कुछ बॉयज हैं जो ऑटो से आ रहे हैं और कुछ बॉयज हैं जो बस से आ रहे हैं, कुछ गर्ल्स हैं जो ऑटो से आ रही हैं और कुछ गर्ल्स हैं जो बस से आ रही है। सर जब नंबर ऑफ बॉयज हु कम्स बाय ऑटो आर 20% ऑफ ओवरऑल स्टूडेंट, इसका क्या मतलब है? ओवरऑल स्टूडेंट कितने हैं सर? 500। 500 का 20% कितना हुआ? 500 का 20% हुआ सर 100। तो सर जो 300 बच्चे हैं, 300 बॉयज हैं, तो क्या सर अब बॉयज में डिस्टिंक्शन पैदा हो गया? जो ऑटो से आ रहे हैं और जो बस से आ रहे हैं। ऑटो से कितने आ रहे हैं? ऑटो से बॉयज कितने आ रहे हैं? 100। तो ऑटोमेटिकली बस से कितने आएंगे? 200 आएंगे।
अब ऐसे इधर गर्ल्स में आ जाओ, अगर मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखता हूं, द ओवरऑल स्टूडेंट्स who are coming by auto are 250. अब बताओ, अब मुझे ये बताओ ऑटो में गर्ल्स में कितने आएंगे और बस में कितने आएंगे? डिकोड कर सकते हो तुम? बताओ, डिकोड कर सकते हो क्या क्या हो रहा है? सर अब मैंने लिखा द ओवरऑल स्टूडेंट्स हु आर कमिंग बाय ऑटो आर 250. जितने भी बच्चे हैं आपके 500, उसमें से 250 बच्चे ऑटो से ही आते हैं. जब 250 बच्चे ऑटो से आ रहे हैं तो उसमें कुछ बच्चे हैं जो बॉयज हैं और कुछ बच्चे हैं गर्ल्स हैं. मुझे ऑलरेडी यहाँ पे पता है बॉयज जो ऑटो से आ रहे हैं वो 100 है, तो सर ऑटोमेटिकली गर्ल्स जो ऑटो से आ रही है वो कितनी हुई? 150. सर ओवरऑल गर्ल्स कितनी है? 200. तो ये बस से आने वाली गर्ल्स कितनी हुई? 50. तो तुमने पूरी टेबल फिल कर दी धीरे धीरे स्टेटमेंट पढ़ के. अब यही एक लेंथी क्वेश्चन बन जाता है परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन का. ये जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये अपने आप में एक लेंथी क्वेश्चन बन जाता है पूरा पूरा परसेंटेजेस का और रेशियो प्रोपोर्शन मिक्स का. तो एक बार इस पूरे क्वेश्चन और हेडिंग को लिख के इस डिवीजन को एक टाइप बना के चलो अपने. इसका फिर एक क्वेश्चन करेंगे अभी, बट इस टाइप को बना के चलो. हो गया? डिस्टिंक्शन हुआ? तो देखो अब इन क्वेश्चंस को देखने का नजरिया देखो. तुम्हें याद है जब हमने नंबर सिस्टम की क्लास पढ़ी थी तो मैंने रियल नंबर को दो पर्सपेक्टिव से दिखाया था. एक तो रियल नंबर होते हैं डेसिमल एंड इंटीजर्स, और एक रियल नंबर्स थे रेशनल और इरेशनल. बात तो एक ही थी बट पर्सपेक्टिव डिफरेंट था. अब ऐसे ही इन क्वेश्चंस को करने में पर्सपेक्टिव की क्या बात है? सर ओवरऑल स्टूडेंट्स को या तो डिवाइड कर लो बॉयज और गर्ल्स में, या ओवरऑल स्टूडेंट्स को डिवाइड कर लो ऑटो और बस में. तो बॉयज और गर्ल्स में करता हूं तो कुछ बॉयज जो ऑटो से आ रहे हैं, कुछ गर्ल्स जो ऑटो से आ रही हैं. देखो नोट करो इसको, एक बार नोट कर लिया? 1 मिनट का टाइम लेके नोट करो इसको कंप्लीटली. हो गया नोट निर्मल? हुआ है? कोई नहीं, अभी एक क्वेश्चन है वो नोट करवाएंगे, हो जाएगा. ठीक है. देखो सर जब भी कोई एक पैरामीटर दिया हुआ होगा बड़ा, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया हुआ था. अब सर दो पर्सपेक्टिव क्या है एक बार मैं चलो तुम्हें दोनों बताता हूँ. नहीं वो नहीं है. मैं तुम्हें ये इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे पीवाईक्यू में भर गए हैं, देख लो अभी. सर एक स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि बॉयज और गर्ल्स हैं. कुछ बॉयज हैं जो ऑटो से आ रहे हैं और कुछ गर्ल्स हैं जो ऑटो से आ रही है, और कुछ बॉयज हैं जो बस से आ रहे हैं और कुछ गर्ल्स हैं जो बस से आ रही है. तो इनका जो डिवीजन होता है करने का वो कैसे होता है कि सर ऐसा कर लो ऐसा कर लो कि सर टोटल स्टूडेंट लिखो. टोटल स्टूडेंट में पहले ऐसे एक बार बना लो, बस बॉयज और गर्ल्स. फिर सर इनके नीचे और एक और पाई चार्ट बना लो. क्या है सर? जो बॉयज बस से आ रहे हैं और जो बॉयज ऑटो से आ रहे हैं. फिर जो बॉयज गर्ल्स बस से आ रही है और जो ऑटो से आ रही है. ये क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे. अगर तुम इस क्वेश्चन को इस तरीके से पाई चार्ट की फॉर्म में लेके नहीं चलोगे तो कहीं ना कहीं अटक जाओगे. ये टेबल भी बन सकती है, मैं इसको टेबल भी बना सकता हूँ, बट दिस इज मोर बेटर. अब सर एक पर्सपेक्टिव ये है, कुछ बच्चे हैं जो बस से आ रहे हैं और कुछ बच्चे हैं जो ऑटो से आ रहे हैं. तो उस जो बस से आ रहे हैं उसमें कुछ बॉयज हैं जो बस से आ रहे हैं, उसमें कुछ गर्ल्स हैं जो बस से आ रही हैं. सर ऑटो में भी सर कुछ बॉयज हैं जो बस से आ रहे हैं और सर जो कुछ गर्ल्स हैं जो ऑटो से आ रही हैं. सेम क्वेश्चन है, या तो तुम उसे इस तरीके से बना के कर लो या तो तुम इस तरीके से बना के कर लो. मैं जो फेवर करता हूं, अगर कोई वेरिएबल्स या कोई नाम दे रखा है, कोई डिस्टिंक्शन दे रखा है, गर्ल्स बॉयज मैन वुमेन, मैं हमेशा उनको यहाँ पे लेके चलता हूँ. फिर उसके नीचे एक और कंडीशंस क्रिएट करता हूँ. क्या ये दोनों सेम ही नहीं है क्या सर? बस हमारी टेबल फिल करने की बात है कि यहाँ पे भी कुछ अमाउंट है, यहाँ पे कुछ अमाउंट है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है. इन दोनों को ऐड करके ये बनेगा, इन दोनों को ऐड करके ये बनेगा, इन दोनों को ऐड करके ये बनेगा. इसका तो यही तो मतलब हुआ. यहाँ पे भी सर
यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, इन दोनों को ऐड करके यहाँ कुछ है, इन दोनों को ऐड करके यहाँ कुछ है, इन दोनों को ऐड करके यहाँ कुछ है, राइट है। ये रेशियो प्रोपोर्शन का मेजरली बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है टाइप। अब एक क्वेश्चन लिखो तुम, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, मतलब बस एक क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम आज। राइट वन क्वेश्चन, 40% of the employees of a certain company, 40% of the employees of a certain company are men. 40% of the employees of a certain company are men. And लिखो एक बार, and 75% of the men, देखो बहुत ध्यान से क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ लिखना। सबसे पहले वापस रिपीट कर रहा हूँ, 40% of the employees of a certain company are men and 75% of the men earned more than 25,000 per year. कल कराया था? नहीं कराया था। लिखो and 75, अभी क्वेश्चन डिस्कस मत करो, अभी ऊपर भी जा रहा है ना लाइव में। and 75% of the men earn more than 25,000 per year. लिखो ये, yes. And 75% of the men earn more than 25,000 per year. Full stop. If 45% of the company's employees, if 45% of the company's employees earn more than 25,000 per year, if 45% of the company's employees earn more than 25,000 per year, comma, what fraction of the women employed by the company, what fraction of the women employed by the company earn rupees 25,000 a year or less? नहीं पता नहीं मुझे, earn rupees 25,000 a year or less. ये यार ये तो मुझे हाँ 3/4 ऑप्शन है। हाँ तो ठीक है, ये बूट कैंप में कराया हुआ होगा शायद, बूट कैंप में कराएंगे। क्वेश्चन लिख लिया अच्छे से? A what fraction of the women employed by the company earn rupees 25,000 a year or less? 25,000 a year or less. Or less. अब जो इसके ऑप्शंस हैं वो देख लो, ऑप्शंस लिख रहा हूँ। 2/11, 1/4, 1/3 और है 3/4। एक बार मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूँ जिसका छूट गया। 40% of the employees of a certain company are men and 75% of the men earn more than 25,000 per year. Full stop. If 45% of the company's employees earn more than rupees 25,000 per year, comma, what fraction of the women employed by the company earn rupees 25,000 a year or less? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के बच्चे से सी सेट में छोड़ देंगे कि सर बहुत भारी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखने का तरीका मैं तुम्हें वापस बता रहा हूँ। टोटल एम्प्लॉइज है, टोटल एम्प्लॉइज तुम अब खुद करोगे, मैं बस तुम्हें पाई चार्ट बना के दे रहा हूँ। सर टोटल एम्प्लॉइज है, उसमें कुछ मेन है और कुछ वुमेन है। सर कुछ मेन है वो 25,000 ईयर से ज्यादा कमाते हैं और कुछ मेन है जो 25,000 ईयर से कम कमाते हैं। कुछ वुमेन है जो 25,000 पर ईयर से ज्यादा कमाती है, कुछ वुमेन है जो 25,000 से कम कमाते हैं। बस अब इस टेबल को तुम्हें फिल करना है। देयर आर 4 स्पेसेस there at downward, there are 2 spaces here and there are final spaces here. कुछ भी इमेजिन करके कर लो। परसेंटेज है तो आई वुड सजेस्ट कि कुछ इमेजिन करो, क्योंकि ऐसे चल रहा है। 100 कर लो, 1000 कर लो, 2000 कर लो, देख लो क्या इमेजिन तुम कर सकते हो, क्या परसेंटेज वुड बी बेटर टू इमेजिन, और वो कर लो और इमेजिन करके करो।
फंसोगे बिल्कुल, ध्यान से करो। अगर तुम सबसे ऊपर 100 मांग रहे हो, चलो मैं ओरली देखते हैं होता है, अज्यूम करो सबसे ऊपर 100 है, करा 40% ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ अ सर्टेन कंपनी आर मेन, तो मेन कितने हुए सर 40, वुमेन कितनी हुई 60, हो गया। If 45% of the company's employees earn more than rupees 25,000 per year, मतलब सर ये जो 25,000 प्लस और 25,000 प्लस लिखा है आपने, इन दोनों का सम में कितना है 45, है ना? अच्छा एक लाइन छुट्टी है क्या? If and 75% of the men earn more than 25,000 per year, तो ये तो हो गया सॉल्व यार। चलो इधर देखो एक बार, कितना इजी क्वेश्चन था ये। देखो जिसका नहीं हुआ सर, 100 मैंने टोटल एम्प्लॉयज इमेजिन करे, 100 इमेजिन करने के बाद 40% ऑफ द एम्प्लॉयज आर मेल, तो ये जो एक बार ये कॉलम्स है ना, मैं इन कॉलम्स को हटा रहा हूँ, फिर इसमें फिल करेंगे। एक बार दूसरा कलर ले लेते हैं, ये रहा 100 है सर टोटल एम्प्लॉयज, मैन कितने हैं सर 40, तो वुमेन कितनी हुई 60। 75% ऑफ द मेन अर्न मोर देन 25,000 पर ईयर, सर मेरे पास टोटल 40 है, उसका 75% ऑफ मेन, 75 की सर 75% मतलब क्या होता है सर 3/4, मेन कितने हैं सर 40, सर तो जो 30 लोग हैं 30 बॉयज है वो कितना कर रहे हैं सर 25,000 या ज्यादा। अब सर ये 30 है ये 40 है, तो ये सर हुआ 10 अपने आप। अब सर नेक्स्ट लाइन क्या है, इफ 45% ऑफ द कंपनीज एम्प्लॉयज अर्न मोर देन 25,000 पर ईयर, 45% ऑफ कंपनीज एम्प्लॉयज 100 थे, तो सर 45 लोग वो हैं जो 25,000 प्लस कर रहे हैं, तो सर 30 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 45, 30 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 45, तो ये कितना हुआ सर 15, जब ये 15 हुआ ये 60 है, तो ये कितना हुआ सर 45 हुआ। मुझे पूछ क्या रहा है, टेबल तो फिल हो गई, टेबल फिल हो गई सर। अब सर टेबल फिल हो गई तो क्या लिखा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वुमेन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी अर्न 25,000 अ ईयर और लेस, 45 वो वुमेन है जो 25,000 से कम कमा रही हैं, और किससे कंपेयर कर रहे हैं सर, टोटल वुमेन कितनी है, तो सर 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ 3/4 इज माय आंसर। ये परसेंटेज का क्वेश्चन भी था, रेशो का क्वेश्चन भी था, मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू क्या करना सिखाया है, टेबल एक पाई चार्ट को फिल करना, ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 12 करो, क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ वर्कशीट। नहीं भाई कैसी बात कर रहा है, ऑलरेडी रेशो दे रखा है यार। बहुत इजी क्वेश्चन है,
जो भी रेशो में टर्म दे रखा है उसे कुछ भी मान लो, 5:8 जो भी दे रखा है उसे या तो 50 मान लो, 500 मान लो, कुछ भी मान लो, और उसमें परसेंटेज का हिसाब कर लो, या 5 मान के कर लो। 5:7:8 है, इसे 50:70:80 मानो। अब तो रेशो है ना, हम कुछ भी मान सकते हैं कि मेरे हिसाब से 50 है, 70 है, 80 है मेरे अकॉर्डिंग। मैं अगर 50 को 40% बढ़ाऊंगा तो कितना होगा, 20 बढ़ेगा। तो सर नई वैल्यू कितनी हुई, 70। नहीं समझ में आया? फास्ट करने की कोशिश करता है इसलिए गलत आ रहा है। जीतना और से नहीं है, खुद से ही है। अगर 5 यहाँ पे मैं 5, 7, 8 से ही कर रहा हूँ, वहां पे 50, 60, 80 से कर रहा हूँ। पहला कितना बढ़ा है सर, 40%। 40% बढ़ गया सर। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5। सर मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 7/5। 7/5 इंटू 5, तो ये हुआ 7। दूसरा कितने से बढ़ रहा है, 50% से बढ़ रहा है। सर 50% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है, वैसे 1/2 होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हुआ, 3/2। सर 3/2 इंटू 7 कितना हुआ, 10.5 हो गया सर। 8 है, 8 ये कितने से बढ़ रहा है, 75%। 75% की वैल्यू कितनी हुई, 3/4। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हुआ, 7/4 इंटू 8, 2 कितना हुआ, 14। ये रहा 7:10.5 रेशो 14। किससे जाएगा, 2 से क्यों करना, 7 1 जा, 7 2 जा, और ये कितना हुआ, 1.5 हुआ। ये हो रहा है या नहीं हो रहा, हाँ। अरे तो बेटा 1.5 2 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना बना सर, 2:3:4 हो गया। अब अगर इसको इस तरीके से नहीं करना, इससे कर लो भाई, 50, 60, 80 लेके कर लो, अगर पॉइंटों में नहीं घुसना तो। 50 पे 40% में बढ़ाऊंगा तो कितना बढ़ेगा सर, 50 का 10% कितना होता है, 5। तो बढ़ाऊंगा तो सर ये होगा 70। 70 पे 50% बढ़ाऊंगा तो कितना हुआ, 105। 80 पे अगर मैं 75% कोई चीज बढ़ा के लिखूंगा तो कितनी हुई। अब मैं डिवाइड करता हूं सर, पहले तो सर 7 से करता हूं, तो 10, 15 और 20। अब सर 5 से कर लेता हूं, 2, 3 और 4, 2:3:4। तो अब ऐसे क्वेश्चन तो मुझसे मत करवाओ यार, तुम्हें इतना सिखा दिया, ये क्वेश्चन तो तुमसे होने चाहिए थे। कैसे, कोई नहीं, वो वैसे भी ठीक है। तो ये रहा तुम्हारे सामने सॉल्यूशन, कैसे कर लो। चलो आज की क्लास खत्म होती है यहाँ पे। कल रेशो आधी क्लास में और खत्म करेंगे। अभी रेशो में कल वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एज वाला सीखेंगे, और रेशो और प्रोपोर्शन को कल पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ओवर माई व्हाट्सएप एंड कैन यू गिव मी और एनी प्रॉब्लम, आई विल गिव द सॉल्यूशन टू यू। ओके, एक बार बाहर से उसको बुला दें। आयुष जी थोड़ा सा स्लो करिए, थोड़ा सा माइंड को काम रख के करिए। सब माइंड को काम करके रखिए। इतना इजी क्वेश्चन था, ये कैसे नहीं हुआ। इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। सर रेशोस है और रेशो को बढ़ाना है। रेशो है तो सर कोई भी वैल्यू इंक्रीज करके बढ़ा दो, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। 50% को सर 40% से इंक्रीज करके क्या होगा। एक बार निर्मल मेरे पास आके बैठ जाओ, मैं बता दूंगा। तो भाई यही तो है, उसके बाद क्या करना है। इसके बाद देखो ये किसी से कट रहे हैं क्या, 7 से कट रहे हैं, कैसे नहीं कट रहा है। 10.5 कितना होता है।